एनकेटी आईएएस चैनल पर आज आपके समक्ष दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और ये विषय यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंध रखते हैं। आपको सभी को जानकारी होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक तथा यूपीएससी के चेयरमैन पद पर विगत एक दिन के दौरान बहाली हुई है, इस पर नियुक्ति भी हुई है और इसका एक कंपैरेटिव टेबल आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। निवेदन है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके इस सब्सक्रिप्शन और शेयर करने से मनोबल बढ़ता है और वाकई आपको लगेगा, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा कि बहुत ही एक बढ़िया एक वीडियो, एक रेडीमेड मटेरियल यूपीएससी के अनेक पीटी और मेंस के प्रश्नों को उत्तर देता आपको प्रतीत होगा। तो मैं आपके समक्ष यूपीएससी और सीएजी दोनों का एक समन्वित रूप से टेबुलर फॉर्म में बताने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण बात है कि ये चर्चा में क्यों आया है, वाई इन न्यूज, बिकॉज नया अपॉइंटमेंट हुआ था है श्री जीसी मुर्मू आईएएस, जो गुजरात कैडर 1985 बैच के हैं, उनको भारत का 14वां सीएजी बनाया गया है। और मुर्मू साहब इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में थे। उन्होंने वहां से रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद उनको सीएजी बनाया गया है। वहीं पर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, जो पहले मेंबर थे यूपीएससी के, अब वे चेयरमैन बन गए हैं यूपीएससी के। और यही दो कारण हुए हैं। और जीसी मुर्मू साहब ने 7 अगस्त को यानी कि कल शपथ लिया है सीएजी के रूप में और आज 8 अगस्त को प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने यूपीएससी का चेयरमैन संभाला है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जीसी मुर्मू साहब ने राजीव मेहरिषि का स्थान लिया है। राजीव मेहरिषि रिटायर हुए सीएजी के पोस्ट से, उनके जगह पर मुर्मू साहब आए हैं। और सीएजी में अरविंद कुमार जोशी साहब अरविंद सक्सेना का स्थान लिए हैं। अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन थे, वो रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। और ये मैं बताते चलूं, एक हिस्टोरिकल फैक्ट हमेशा यूपीएससी में समटाइम पूछता है कि सबसे पहला कौन, तो मैं बताऊं, इनॉग्रल होल्डर जो थे सीएजी, सबसे पहला सीएजी एएफ कॉक्स थे। एएफ कॉक्स 1898 से 1906 तक इनका टर्म रहा था, यानी ब्रिटिश पीरियड से ये पोजीशन है सीएजी का। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के इनॉग्रल होल्डर थे वी नरहरि राव, 1948 से 1954 तक के पोस्ट पर है। वहीं अगर यूपीएससी की हम बात करें तो सर रॉस बाकर 1926 से 1932 तक यूपीएससी के चेयरमैन रहे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और श्री एच के कृपलानी 1947 से 1949 तक यूपीएससी के रहे। तो ये फैक्ट है आपके समक्ष। अब मैं बता रहा हूं कि जो सीएजी का पोजीशन है, वो सीएजी का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संविधान में वर्णन है। यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका भी संविधान में वर्णन है। अगर आप आर्टिकल की बात करें तो सीएजी का वर्णन 148 से 151 पार्ट 5 में है। वहीं यूपीएससी का वर्णन 315 से 323 पार्ट 14 में है, XIV। अगर स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करें तो सीएजी का वर्णन 148 में है। वहीं यूपीएससी की बात करें तो 315(1) में कहता है कि देयर विल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर ईच स्टेट, यानी भारत की सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, संघ के लिए एक यूपीएससी होगा और प्रत्येक राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये 315(1) का प्रावधान है। 315(2) में कह रहा है कि एक संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, ज्वाइंट पीएससी फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और लेकिन इसका गठन पार्लियामेंट के द्वारा होगा ऑन कंसेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को सर्व करने के लिए। और एक और 315(4) कहता है कि यूपीएससी में सर्व फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नर एंड ऑन अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये काम कर सकता है। यूपीएससी का केवल एक पोजीशन है, यानी सीएजी एक ही है, भारत सरकार के लिए और केंद्र के लिए एक सीएजी होता है, जबकि भारत सरकार के लिए यूपीएससी इधर होता है और राज्य सरकार के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। कंपोजिशन की बात करें
तो सीएजी सिंगल मेंबर बॉडी है, यानी सीएजी एक है, जबकि यूपीएससी मल्टी मेंबर बॉडी होता है। इसमें चेयरमैन होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं 8 से 10। और सीएजी को असिस्ट करने के लिए, सहयोग देने के लिए और डिप्टी सीएजी होता है, जो वर्तमान में 7 है। वर्तमान में यूपीएससी में 8 से 10 मेंबर हैं। इसके अलावा हेड्स की अगर बात करें तो जो सीएजी है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को लीड करता है, हेड्स करता है। वहीं चेयरमैन जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लीड करते हैं, हेड करते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सीएजी का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 1481 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। वहीं चेयरमैन यूपीएससी की नियुक्ति 3161 के तहत राष्ट्रपति करता है, चेयरमैन और मेंबर्स दोनों का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो संविधान में सीएजी के पद पर कौन सा व्यक्ति बहाल होगा, अपॉइंट होगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है। ये पार्लियामेंट के लॉ से चलता है। वहीं यूपीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी किस व्यक्ति को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाएगा, मेंबर बनाया जाएगा, नहीं कहा गया है उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। लेकिन इतना कहा गया है कि 1/2 मेंबर्स शुड हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, यानी आधे से सदस्यों का, कम से कम आधे सदस्यों का 10 साल का अनुभव भारत की सरकार में या राज्य की सरकार में काम करने का होना चाहिए। ओथ की अगर बात करें तो आर्टिकल 1482 के तहत सीएजी बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के समक्ष ओथ लेते हैं। ओथ और अफर्मेशन 3rd शेड्यूल में फॉर्मेट दिया है कि उसका लैंग्वेज ओथ का क्या होगा। लेकिन वहीं पर यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसको आउटगोइंग चेयरमैन, यानी जो चेयरमैन सेवानिवृत्त हो रहा है वही शपथ दिलाता है, जाते जाते शपथ दिला जाता है आने वाले चेयरमैन को। और अगर कोई बाहर से चेयरमैन आ रहा है, यूपीएससी का जो पहले से मेंबर नहीं रहा हो, तो वहां यूपीएससी का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है यूपीएससी का, वही चेयरमैन को शपथ दिलाता है। टेन्योर की बात करें तो यूपीएससी और सीएजी दोनों का टेन्योर 6 years और अपनी 65 years ऑफ एज जो भी पहले घटित हो वो है। सैलरी दोनों को मिलता है 2,50,000 प्रत्येक मंथ। सेफगार्ड्स की बात करें तो चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दोनों पोस्ट है, तो क्या सेफगार्ड्स है, सेफगार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये सीधे सीधे एक सॉलिड क्वेश्चन है मेंस का। तो इंडिपेंडेंट ऑफिस है सीएजी का और उसको सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सीएजी जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड होता है, उसको लीड करता है। उसी प्रकार यूपीएससी भी एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, स्वतंत्र उसका है पूरा फंक्शनिंग, और उसको सपोर्ट करने के लिए चेयरमैन को एक डेडिकेटेड कमीशन है जो यूपीएससी होता है। इसके अलावा जो सीएजी का टेन्योर है, कार्यकाल है, वो सिक्योर्ड है। जो सीएजी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है, और ना ही यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर दोनों का टेन्योर सिक्योर्ड है, और दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। इसका मतलब हुआ जब चाहे राष्ट्रपति न सीएजी को हटा सकता है, न ही चेयरमैन और उसके मेंबर को हटा सकता है। सेफगार्ड्स की बात करें हटाने के लिए, तो सीएजी को कौन हटाएगा। 148(1) में कहा गया है कि ओनली बाय पार्लियामेंट, और केवल संसद ही हटा सकती है सीएजी को, ओनली बाय पार्लियामेंट एज पर 148(1). और इसमें कहा गया है कि हटाने का सेम प्रोसेस होगा और सेम ग्राउंड होगा। 2 ग्राउंड का वर्णन है संविधान में, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरी इनकैपेसिटी एज एप्लीकेबल टू जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने की प्रक्रिया है और मैनर है, उसी प्रकार सीएजी को भी हटाया जाता है। राष्ट्रपति का इसमें केवल एक ही रोल होता है कि जब संसद हटा देती है तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है, दैट्स ऑल। और उसी प्रकार जो यूपीएससी का चेयरमैन है और मेंबर है, उसको हटाने के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति हटाता है 3 ग्राउंड पर। एक, एडजस्ड इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया हो, इंगेज्ड इन पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट उसने पकड़ लिया हो, या अनफिट टू होल्ड ऑफिस इन ड्यूटी इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड सही ढंग से काम ना कर रहा हो। तो यहाँ राष्ट्रपति इस ग्राउंड पर यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स को हटा सकता है, ये क्लियर कट दिया हुआ है। लेकिन एक और बात है हटाने का, कि ये तो हुआ यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने के लिए अगर आप करें, ये ग्राउंड है 3 ग्राउंड। लेकिन उसके अलावा अगर हटाना चाहे तो हटाने का ग्राउंड है, राष्ट्रपति 3 ही ग्राउंड पर हटा सकता है। एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको हटाया जा सकता है, ये एक तरह से ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। इसके अलावा सेफगार्ड्स की अगर बात किया जाए, सेफगार्ड्स की
तो उसमें क्लियर कट दिया हुआ है सेफगार्ड्स के बारे में। तो नो वेरिएशन इन सैलरी एंड राइट ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट, दोनों के लिए लागू है कि जब तक वो लोग पोस्ट पर हैं तो उनका ना सैलरी कम होगा और ना ही उनके अधिकार कम होंगे। सैलरी और सर्विस कंडीशंस जो सीएजी का है वो पार्लियामेंट तय करता है कानून बनाकर, और वहीं सर्विस कंडीशंस जो होता है यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। यहाँ पर थोड़ा सा वीक पोजीशन है, ये मैं बोल्ड किया हूँ। सीएजी का सर्विस कंडीशन सैलरी पार्लियामेंट तय करता है, वहीं यूपीएससी का जो सर्विस कंडीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय करता है। ये यूपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है। वहीं पर 148 कहता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भी खर्च है अगर आप देखें तो वो सारा खर्च जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है, और वो एक्चुअली पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं होती है, नॉन वेटेबल पार्ट होता है। पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद सीएजी नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई पोस्ट न भारत सरकार के अंडर ले सकता है न राज्य सरकार के अंडर। ये बहुत बड़ी बात है कि उसको प्रलोभन न दिया जा सके, सो दैट जब तक वो सेवा में है तब तक वो कोई लॉलीपॉप न दे कि रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ मिल जाएगा इसलिए वो हमारा काम कर दे, ऐसा नहीं है। और दोनों के लिए ये लागू होता है, यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर भी नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। और सेफगार्ड्स है, सेफगार्ड्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की अगर बात करें तो एक तरह से कंस्टिट्यूशन इज साइलेंट बट नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी बात करें, पोस्ट रिटायरमेंट की बात करें तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं, तो यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं है। अगर यूपीएससी का मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है, लेकिन अगर चेयरमैन है तो फिर से दूसरा टर्म उसको चेयरमैन का नहीं मिलेगा, यानी नो रीअपॉइंटमेंट। मेंबर चेयरमैन बन सकता है बट चेयरमैन दोबारा चेयरमैन नहीं बनेगा। वैसे ही सीएजी के दोबारा बनेगा कि नहीं, सीएजी एक बार सीएजी रह गया दोबारा बनेगा नहीं, संविधान साइलेंट है, बट उस भारत सरकार के अंदर किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई केस हिस्ट्री भी नहीं है कि एक सीएजी पुनः से कोई दूसरा बार सीएजी बन गया हो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वन एक तरह से बताया गया है। रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सीएजी हेड ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहीं पर चेयरमैन यूपीएससी हेड है यूपीएससी का। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहते हैं तो ड्यूटीज एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी सीएजी क्या करेगा ये संविधान में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, और सीएजी वो करेगा जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ के तहत निश्चित किया जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ बनाया है, वो लॉ है सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में, और उसको अमेंड किया गया 1976 में। वैसे ही यूपीएससी क्या करेगा ये संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 149 के तहत सीएजी जो है पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करता है, यानी पोस्ट एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, खर्च होने के बाद, खर्च के पहले नहीं, एक बार खर्च हो गया उसके बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसके बाद ये ऑडिट करता है किस चीज का, अकाउंट्स का। पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात आती है, सीएजी करता है 149 के तहत। और अकाउंट्स का मतलब दो चीज हुआ, रिसीट एंड पेमेंट तथा इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दो अकाउंट्स का होता है, यानी रिसीट खर्चा कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और उसी प्रकार कितना रिसीट आया, कितना पेमेंट आया, किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और अदर अथॉरिटी। और यह अकाउंट तीन टाइप का अकाउंट हो सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या हर राज्य के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, स्टेट है 266 के तहत, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट 267 आर्टिकल है, और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेट 266 है। तो ये है। उसी प्रकार जो इसका जो रोल है यूपीएससी का, वो रोल क्लियर कट दिया हुआ है कि क्या रोल है, तो कंडक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सेंट्रल सर्विसेज हुआ और पब्लिक सर्विसेज ऑफ यूनियन टेरिटोरीज, यूपीएससी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके अलावा यूपीएससी ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करता है 2 और मोर स्टेट्स के लिए। इसके अलावा यूपीएससी सर्विस ऑफ ए स्टेट, अगर बिहार सरकार चाहे कि बिहार सरकार के पोस्ट पर बहाली यूपीएससी करे तो कर सकता है, गवर्नर को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद। और यूपीएससी को कंसल्ट भी किया जाता है बहुत से मुद्दों पर, जैसे रिक्रूटमेंट रूल बनाने का मुद्दा आता है कि प्रमोशन का क्या प्रिंसिपल्स हो, ट्रांसफर हो, और डिसिप्लिनरी मैटर्स पर भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। लेकिन यह कंसल्टेशन जो होता है भारत की सरकार करती है यूपीएससी, वो डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है। इसके अलावा रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें यूपीएससी का, तो आर्टिकल 150 के तहत
राष्ट्र जो सीएजी है वो राष्ट्रपति को एडवाइस करता है। किस मुद्दा पर एडवाइस करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो एडवाइस करता है कि अकाउंट्स, जो यूनियन का अकाउंट्स है और जो स्टेट का अकाउंट्स है उसका फॉर्मेट क्या हो, यानी एडवाइजिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट्स। वहीं यूपीएससी का जुरिडिक्शन है बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अलावा यूपीएससी तो भारत और राज्य सरकार और अदर अथॉरिटी का ऑडिट करती ही है, साथ ही एक्सटर्नल ऑडिट भी करती है जो कॉरपोरेशन होते हैं जिसमें सरकार का अधिकांश शेयर होता है, गवर्नमेंट कंपनीज है, स्टेचुटरी बॉडी है जैसे आईआईटी हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हुआ, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है उसको स्टेचुटरी बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी होता है फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 151 के तहत सीएजी का जो रिपोर्ट होता है यूनियन का वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है सीएजी रिपोर्ट यूनियन का, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाता है जहां पर उसकी स्क्रूटनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। वहीं 323 के तहत यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष रखवाता है। इसके अलावा जो सीएजी का रिपोर्ट होता है राज्यों का, स्टेट्स का, वो गवर्नर को सबमिट होता है और गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर को रखवाता है। 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सीएजी करता है, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एक फाइनेंस अकाउंट्स और एक पब्लिक अकाउंट्स। इसकी डिटेल्स इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट है, एक लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट, ये ऑब्लिगेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, करना ही होता है। एक प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, इकोनॉमी ऑडिट भी कहते हैं, कि राइट खर्च हुआ कि रॉन्ग खर्च हुआ, ये डिस्क्रिशनरी होता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें अगर आप, तो एक्ट्स एज ए गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर। सीएजी एक्ट्स एज ए गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर ऑफ पीएससी और पार्लियामेंट। ये सीधे सीधे पीटी में यूपीएससी में आया हुआ है, तो एक एक लाइन इसका यूपीएससी का पीटी के लिए है। और वहीं यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि यूपीएससी इज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा, इसका एक एक शब्द आपका पीटी में आया हुआ है। यूपीएससी के बारे में सीएजी के बारे में कहता है कि सीएजी जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, गार्जियन है पब्लिक पर्स का। वहीं यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया है। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो बुलवॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, 4 बुलवॉक हैं, 4 पहरेदार हैं अगर देखें तो भारतीय संविधान के, भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम के। एक सीएजी हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ, एक यूपीएससी हुआ और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ। ये 4 है, जैसे एक भवन के 4 कोने होते हैं, 4 उसका चारों तरफ से होता है, चारों कोनों से ये लोग संविधान की रक्षा करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एससीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीएजी का मैं बोल रहा हूं, एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो सीएजी है कंट्रोल्स इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ यूनियन स्टेट्स, ये भी पूछा हुआ है। कोई भी मिनिस्टर सीएजी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, सीएजी को रिप्रेजेंट सीएजी ही करता है पार्लियामेंट में। इसके अलावा आपको पता है कि accountability of executive, that is council of ministers towards parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of CAG। यानी जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की ओर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, वित्तीय प्रशासन में, वो कैसे इंश्योर होता है? ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा हुआ है। सीएजी एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पूछा हुआ है कि किसका एजेंट है, पार्लियामेंट का कि राष्ट्रपति का कि भारत सरकार का? तो एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। और ऑडिट जो कंडक्ट करता है वो पार्लियामेंट की ओर से करता है। द सीएजी इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, सीएजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, सीएजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। लिमिटेशन की अगर बात करें, कमियां क्या है, तो सीक्रेट सर्विस कमीशन एक लिमिटेशन है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी का, क्योंकि वो सारे पार्टिकुलर्स की मांग सीएजी नहीं कर सकता है। वहीं यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, और सरकार उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। लेकिन एक बात है, अगर वो नहीं मानती है तो कारण देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा नॉन एक्सेप्टेंस का। इसके अलावा ओनली पोस्ट एक्सपेंडिचर रोल है, सीएजी खर्च होने के बाद ही एक्सपेंडिचर करती है, खर्च होने के पहले नहीं। प्री एक्सपेंडिचर जो रोल है 1976 के अमेंडमेंट में पार्लियामेंट द्वारा हटा दिया गया। यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस, एससी एंड एसटी। और एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में यूपीएससी का रोल नहीं है। इसके अलावा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीबीएसई, उसके कारण भी यूपीएससी का रोल कम हुआ है, क्योंकि अब सीबीसी भी डिसिप्लिनरी मैटर देखने लगा है। इसके अलावा सीबीएसई जो यूपीएससी है वो
क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस जो है उसको नहीं देखता, पे सर्विस कंडीशन को नहीं देखता, कैडर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इसको भी नहीं देखता। तो कुल मिलाकर मैंने आपको एक बेहतरीन चार्ट दिया है, एक तरह से अगर आप देखें, एक मेहनत करके आपको मैंने दिया है, जिसमें सीएजी और चेयरमैन यूपीएससी दोनों का बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। इसको मैं शेयर कर रहा हूं गूगल ड्राइव पर, यूट्यूब चैनल के से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे कम से कम 10 से 15 यूपीएससी बीपीएससी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी आएगा। सिर्फ निवेदन यही है कि इतना मेहनत लगता है इसको बनाने में, आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और इसका डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और ये होगा। ये भी मैं बता दूं कि संडे से, यानी कल संडे है, 9 तारीख है, कल से मैं 11:30 से इंडियन इकोनॉमी का संडे स्पेशल लाइव क्लासेस जूम ऐप पर लेने जा रहा हूं। आप सब उसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको अपना पार्टिकुलर्स जस्ट रजिस्टर करवाना पड़ेगा यूट्यूब चैनल, जो ये यूट्यूब चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में जाकर, और उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भी शामिल कर लिया जाएगा और इसको फायदा मिलेगा आपको। तो 9 तारीख 11:30 बजे से ये ऑनलाइन लाइव क्लास जूम ऐप पर हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।